वेलकम टू पाइन क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री रिविजन्स। इस यहाँ पे आपको पांचों चैप्टर के रिविजन्स साथ में ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग अपना पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कहते क्या हैं कि हम अपने आसपास जितने भी पदार्थ को देखते हैं वो लगातार परिवर्तित होते हुए देखते हैं। जब यह परिवर्तन पदार्थ के मौलिक गुण से भिन्न और नया पदार्थ बना देता है तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि नया पदार्थ बनाने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, मूल पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। जब इन्हीं अभिकारक तथा प्रतिफल को सूत्रों एवं समीकरणों द्वारा निरूपित करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो अभिकारकों और प्रतिफलों को या रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण और सूत्रों द्वारा व्यक्त करने क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अध्ययन की सुगमता के लिए रासायनिक अभिक्रिया को हम निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहली आती है संयोजन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजित या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब आपसे संश्लेषण अभिक्रिया पूछे फिर भी यही चीज़ को लिखेंगे, और संयोजित पूछे या संयोजन पूछे तो यही लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया एक पदार्थ बने, यानी अभिकारकों की संख्या ज़्यादा और उत्पादों की संख्या कम होगी संयोजन में। जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो इसको C+O2 बना रहा है CO2, तो ये एक रासायनिक समीकरण हुआ चूँकि ये संकेतों में लिखा हुआ है। आगे है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो आपका वियोजन पूछे या अपघटन पूछे दोनों एक ही चीज़ है। तो जब कोई यौगिक टूटकर, याद रखें, जब कोई यौगिक टूटकर यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर किस में बदल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित हुआ है, टूटा है, तो इसमें ऊष्मा देना पड़ता है। जब भी किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं तो ऊष्मा देना पड़ता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई दो चीज़ मिलता है या संश्लेषित होता है तो वहाँ पे ऊष्मा निकलता है तो उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी तत्व के विशेष के द्वारा यौगिकों को विभाजित कर आयनों में विनिमय किया जाता है, मतलब आयनों में तोड़ दिया जाता है और उस आयन को विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा कॉपर से सल्फेट आयन को छीन लेता है या विस्थापित कर लेता है तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ लोहा जो है वो कॉपर से सल्फेट आयन को विस्थापित करके फेरस सल्फेट तथा कॉपर दिया है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया या इसी को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि एवं हाइड्रोजन का निष्कासन एवं इसके विपरीत हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन की वृद्धि का प्रभाव हम निम्न रूप से देख सकते हैं। जैसे संक्षारण, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होता है और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो संक्षारण से कुछ बचने के भी उपाय हैं कि पेंट लगाते हैं, हम उसका मिश्र धातु बनाते हैं, तो ये सबसे संक्षारण क्या होता है? रुक जाता है। एक है विकृति गंधिता, ये भी हमारा टॉपिक है कि बासी भोजन या अप्रिय गंध या स्वाद का कारण यही विकृति गंधता है।
भोजन में उपस्थित जो वसा होता है, जो तेल होता है, कुछ समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है और यह क्रिया विकृति गंधिता कहलाती है। तो चूंकि ये आपका रिवीजन चल रहा है तो यहाँ पे वो टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। तो आपसे क्या क्या पूछा गया है पहले चैप्टर से, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और संयोजन संश्लेषण में ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीनों का लगभग एग्जाम्पल एक ही होगा। वियोजन किसे कहते हैं या अपघटन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, रेडॉक्स किसे कहते हैं, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, और विकृति गंधिता किसे कहते हैं। ये मूल टॉपिक है और इसके अलावा आपको समीकरण को संतुलित करने आता ही होगा। तो ये आपका पहला चैप्टर था जो टॉपिक आपको। तो आगे हम लोग दूसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार, लवण। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। हम अपने भोजन के लिए कई प्रकार के खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वाद होते हैं, जैसे खट्टा, कड़वा, नमकीन। स्वाद की यह भिन्नता उसमें विद्यमान रसायनों के कारण होती है। जैसे अम्ल स्वाद खट्टा एवं क्षार स्वाद कड़वा और लवण स्वाद नमकीन होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, और लवण का स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन होता है। के अलावा भी अन्य हम इन पदार्थों की जांच विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संश्लेषित पदार्थों से कर सकते हैं। मतलब कि अम्ल, क्षार, लवण की पहचान मतलब उसको बिना स्वाद लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो अम्ल, क्षार या लवण होता है वो जहरीला होता है, तो इसलिए उसका हम प्राकृतिक तरीके से या संश्लिष्ट पदार्थों से हम उसको पहचानते हैं। जिन पदार्थों से हम अम्ल, क्षार, लवण में विभेद करते हैं, अंतर करते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। याद रखें, अम्ल कौन सा है कि आयन के आधार पे अगर देखें तो अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है और यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आगे दोस्तों, भस्म किसे कहते हैं, मतलब क्षार किसे कहते हैं, इसी को भस्म में लिखा गया है। भस्म वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये आपसे पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो आप देख लिए होंगे कि स्वाद जो होता है अम्ल का खट्टा होता है और क्षार का जो होता है वो कड़वा होता है। और दूसरा अंतर क्या है कि अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है जल के साथ और क्षार जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और हमने तीसरा अंतर क्या देख लिया कि वो नीले को लाल करता है और जो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो आपसे अम्ल क्षार में अंतर पूछे तो ये 3-4 अंतर आप लिख सकते हैं। एक अंतर और भी है कि जो अम्ल का पीएच होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे जहाँ पे भी H खाली हो, हाइड्रोजन केवल उपस्थित हो, वो अम्ल रहेगा, और जहाँ पे OH उपस्थित हो वो सब क्षार रहेगा। जैसे NaOH क्षार है, KOH क्षार है, ठीक है। वैसे ही HCl अम्ल है, H2SO4 ये सब अम्ल है। आगे HNO3 अम्ल है। आगे लवण वह पदार्थ है जिसका संश्लेषण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है क्योंकि यह उदासीन होता है। इसका pH 7 के बराबर होता है। तो जिसका pH 7 के बराबर होता है, और ये pH क्या है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही pH कहते हैं, ठीक। हाइड्रोजन आयन का लघुगणक मान को pH कहते हैं। लिटमस पत्र इसको सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं जो अम्ल भस्म की जांच कर सकते हैं, परंतु इसकी शक्ति के संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते हैं। अम्ल भस्म की शक्ति का निरूपण pH की सहायता से किया जाता है और pH स्केल हमारे दैनिक जीवन में भी pH का महत्व है। हमारे शरीर का pH 7 से 7.8 pH तक होता है, ये याद रखें। ये हमारे शरीर का pH परास माना जाएगा। हमारे पाचन तंत्र में HCl रिश्ता रहता है। भूखे रहने पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है और एसिडिटी होती है, और इसका इलाज सोडा के द्वारा होता है जो एक प्रकार का भस्म है, क्षार है। अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया होती है तो वह पदार्थ उदासीन हो जाता है, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन लवण हमें देता है। आगे है अम्ल एवं भस्म
अम्ल एवं भस्म के विभिन्न अभिक्रियाएं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन देता है, वहीं भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः अभिक्रिया ही नहीं करता है। मतलब जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है और लवण देता है और हाइड्रोजन देता है, जबकि क्षार जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, वहीं अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, तथा धातु ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। तो ये जो आपको 5 अभिक्रिया दिख रहा है कि अम्ल और क्षार के विभिन्न अभिक्रियाएं, तो इसके आप एग्जाम्पल भी याद रखें, जैसे HCl + Zn बनाएगा ZnCl2 और H2। तो ये इस टाइप के आप अभिक्रियाएं का प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अभिक्रिया लिख कर कि अम्ल का धातु के साथ, भस्म का धातु के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल का, अम्ल और क्षारक का, धातु ऑक्साइड अम्ल का, ये सब अभिक्रियाओं का प्रैक्टिस कर लें। विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, जैसे कौन कौन सा यौगिक है, NaCl ये लवण है ना, जैसे साधारण नमक, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है, और बेकिंग सोडा Na2CO3 और धोवन सोडा Na2CO3। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक का होता है NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक का होता है और एक का होता है सोडियम कार्बोनेट, तो थोड़ा सा आप सुधार कर लें। आगे धातु एवं अधातु, तो दूसरे चैप्टर में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट आया, दूसरा में आया अम्ल क्षार की गुण और सूचक, उसके बाद अम्ल pH स्केल और आपका विभिन्न प्रकार के लवण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, धातु एवं अधातु। हम अपने दैनिक जीवन में कई पदार्थों का उपयोग करते हैं। पदार्थों की प्रकृति में काफ़ी विभिन्नता भी होती है। विभिन्नता उस पदार्थ के मौलिक तत्वों के कारण होती है। उन तत्वों को उसके गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए धातु को पहचानते हैं। धातुएं जो होती है तन्य होती है, मतलब धातु को गला के आप तार खींच सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है, सोना है, जिसके मात्र आप 1 ग्राम से 10 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। आघातवर्ध होता है, मतलब धातुओं से पत्थर बना सकते हैं, उसको पीटिएगा तो वो चदरा जैसा बन जाएगा। यह चमकीला होता है और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो धातुओं के भौतिक गुण हुए। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, मतलब बाकी सारे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, परंतु पारा जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। ये याद रखें, कभी कभी ये अपवाद वाला पूछता है। उदाहरण, हाँ एक और धातु है लेड, शीशा, तो वो ऐसा धातु है जो कुचालक है, बाकी सारे धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। एक और छोटा सा, जिसके पीछे यम लगल रहेगा ना, वो सब के सब धातु रहेगा। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। जैसे पूछ दे कि सोडियम क्या है, तो धातु है। मैग्नीशियम क्या है, तो धातु है। एल्युमिनियम क्या है, तो वो सब धातु है, ठीक है। आगे अधातुओं के गुणधर्म या धातुओं के विपरीत होते हैं। मतलब धातु के जो गुण थे कि धातु तन्य था तो ये तन्य नहीं रहेगा, धातु आघातवर्ध था तो ये आघातवर्ध नहीं रहेगा, ये भंगुर रहेगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा पीटने पर। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सभी धातुएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत कम है। आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, सबसे लास्ट में केवल P ब्लॉक में ही अधातुएं हैं, बाकी सारे के सारे जो आपको दिखते हैं D ब्लॉक, S ब्लॉक या F ब्लॉक, ये सब के सब क्या है, आपका धातु है। तो अधातुओं की संख्या काफ़ी कम है। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये अधातु हैं। बाकी आप जो इधर देखते होंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, कहाँ से 1 से लेके 12 तक, वो सब के सब, या कह सकते हैं 13 तक, सब के सब क्या है, धातुएं हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, और इसके अलावा जो भी अधातुएं हैं वो गैस अवस्था में या ठोस अवस्था में होती है। धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो भूपर्पटी एवं समुद्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज में धातु विशेष मात्रा को, मतलब जिस खनिज में धातुएं ज़्यादा मौजूद हो उसे हम अयस्क कहते हैं, और इन अयस्कों को शुद्ध करके धातु प्राप्त किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि क्या कहता है, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, मैग्नेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है,
ठीक है, तो वो सब लोहे के अयस्क कहलाएंगे। धातु का निष्कर्षण, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। तो धातु अपनी क्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अथवा यौगिक रूप में पाए जाते हैं, अतः इन्हें अलग करने की प्रक्रिया धातुओं की सक्रियता के अनुरूप होती है, और धातुओं को जो सक्रियता होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसको आप याद भी किए होंगे, काना का मांगे आला, उसके आसान से आप याद कर सकते हैं, जिनके फ्रेंड्स एंड प्रभु हैं कौन होगा आगे उसके, तो वो हमने शॉर्टकट बनाया था, तो वो शॉर्टकट आपको याद होगा, पीछे के वीडियोज़ में देखे भी होंगे। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अत्यधिक अभिक्रियाशील के कारण धातुएं संक्षारित होती है, मतलब जो जितना ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो उतना ज़्यादा संक्षारित होगा। जैसे लोहे में जंग लगना, पीतल के बर्तन का हरा होना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब संक्षारण से धातुओं की सुरक्षा के निम्न उपाय हैं। पहला तो है यशद लेपन। अब ये यशद लेपन क्या होता है, तो जस्ते की जो परत चढ़ा देते हैं किसी चीज़ पर, जिसको जहाज वाला कढ़ाई कहते हैं, तो वो सब जस्ते की उसके ऊपर परत चढ़ाया रहता है लोहे पे। तो क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित कर रखने के लिए जस्ते की जो परत चढ़ाया जाता है उसे हम यशद लेपन कहते हैं। तो याद रखें कि जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन। ये किस लिए किया जाता है, संक्षारण से बचने के लिए किया जाता है। मिश्र धातु या मिश्रातु उसी को बोला गया है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, मतलब दो चीज़ों को मिला दिया जाए तो उसे हम मिश्रातु कहते हैं। और मिश्रातु या मिश्र धातु के कारण धातु में कम अभिक्रियाशीलता होती है, अतः वह कम संक्षारित होता है। तो मिश्र धातु बना के, पेंट करके, यशद लेपन करके हम संक्षारक से धातुओं को बचा सकते हैं। मिश्रातु यानी मिश्र धातु दैनिक जीवन में महत्व, तो मिश्र धातु का उपयोग बर्तन, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। तो अभी आप देख चुके हैं कि क्या है, संक्षारण है, मिश्र धातु है आपका टॉपिक, उसके बाद धातु अधातु निष्कर्षण है, ठीक है, उसके बाद आपका धातु अधातु में अंतर पढ़ना था। चलिए अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन सजीव जगत की शारीरिक संरचना का महत्वपूर्ण संगठक है, चूँकि कोशिकाएं इसी कार्बनिक यौगिकों से बनती है, ठीक है। तो सजीव जगत पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, कार्बन पे डिपेंड करता है। भूपर्पटी पर कार्बन की अल्प मात्रा मौजूद पाई जाती है, मात्र 0.02%, आपको याद होगा, परंतु इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत अति उच्च है। कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के विभिन्न अपरूप पाए जाते हैं जिनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो आपको अपरूप के बारे में जानकारियाँ पढ़नी है। कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन क्या होता है, चतु संयोजक एवं श्रृंखला इसकी विशेषता है। इसके कारण यह बृहद संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या अरबों में है, ठीक है। जब कार्बन अपने साथी परमाणु के केवल एक इलेक्ट्रॉन से साझा एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक कहते हैं। परंतु जब यह दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, यौगिक बनाता है, तो उसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे संतृप्त यौगिक में हो गया मेथेन CH4 और असंतृप्त में हो गया C2H6। तो ये C2H, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है, C2H6 तो इसी में आएगा, ठीक है। ये होगा C2H2, तो ये हमारा असंतृप्त है। आगे है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का नाम उसकी श्रृंखला या पूर्वलग्न, उपसर्ग और अनुलग पढ़ते पे, तो इसका आपका पूरा का पूरा वीडियोज़ के तौर पे आपको दिया गया होगा कि कैसे नामकरण करते हैं, IUPAC नामकरण सिखाया गया है ना। आगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, तो क्या है, पहला तो है दहन। तो कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो हम लोग ये चीज़ देखे थे मेथेन जलाकर, यह क्रिया दहन कहलाती है। ईंधन के रूप में हम कार्बन के अपरूप जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि के इसी गुण के कारण निर्भर करते हैं, परंतु यह सीमित मात्रा में प्रकृति में उपस्थित है, जो कि चिंताजनक है। अगला है ऑक्सीजन। दहन करने के लिए कार्बनिक यौगिक सस्ता से ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए हम कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं। आगे है ऑक्सीकारक। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एथेनॉल को
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन दे देता है, जिससे वो किस में बन जाती थी, एथनोइक अम्ल में बदल जाता था। ठीक है, तो वो कौन सी घटना थी, ऑक्सीकरण की घटना थी। आगे है संकलन अभिक्रिया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक के तौर पे प्लेडमेडियम या निकेल का उपयोग कर लेते हैं, उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, मतलब द्विबंध को एकल बंध में बदलते थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर किसी अन्य तत्व के परमाणु से साझा कर यौगिकों का निर्माण प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसा कि हम लोग मेथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया करा के क्लोरोमीथेन बनाए थे, CH3Cl + HCl बनाए थे, आपको याद होगा वो अभिक्रिया। तो वहाँ पे हम लोग लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनाए थे, जिसमें मेथेन के चारों हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या किया था, प्रतिस्थापित कर दिया था। आगे है कार्बन एवं उसके यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व। तो एथेनॉल जो कि एल्कोहल श्रेणी का सदस्य है, तो औषधि एवं ईंधन के रूप में एथनोइक अम्ल, जिसको हम एस्टिक अम्ल आचार के परिरक्षण के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये एथनोइक अम्ल किससे बनता है, एथेनॉल से बनता है। साबुन और अपमार्जक। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, अतः इनका आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि इसका कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है, और इस प्रकार से हमारे कपड़ों की सफाई हो पाती है। आगे आपका अगला चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो ये आप अगर पढ़े हुए होंगे तो आपको आसानी से वो सारे के सारे चैप्टर ध्यान आ रहे होंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तो क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, और अब तक लगभग 114 तत्वों का, ऐसे तो 118 की खोज हो चुकी है, परंतु आपके बुक में कितना दिया हुआ है, 114। तो इस बात का ध्यान रखें। जानकारी प्राप्त है, व्यवस्थित करने के इसी प्रयास को हम आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। सबसे पहला प्रयास किन्होंने किया, डोबेराइन ने किया। तो डोबेराइन का त्रिक नियम के तौर पे डोबेराइन ने 3 तत्वों का एक समूह में रखा और बताया कि तीनों तत्वों को आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक त्रिक था, दूसरा क्या था, कैल्शियम स्ट्रेशियम और बेरियम, ये दूसरा त्रिक था उनका। 3 त्रिक उन्होंने बनाए थे। आगे है डोबेराइन उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रिक का निर्माण कर सके, इसीलिए इन्हें त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति असफल हुई। आगे है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, तो न्यूलैंड्स परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, मतलब ये भी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था और उनका भी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। 7 सुरों के आधार पे इनका प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म प्रत्येक प्रथम तत्व के गुणों से मिलता जुलता था, और यह केवल हल्के तत्वों तक ही लागू हो सका, ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। तो इनका ये नियम भी फेल हो गया। आगे प्रयास किए मेंडलीफ। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी नियम क्या कहता है कि तत्वों के आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। इनके आवर्त सारणी को मेंडलीफ की आवर्त सारणी के रूप में विश्व मान्यता प्राप्त है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें कि इन्होंने क्या बताया कि जो गुण होता है भौतिक एवं रासायनिक गुण, वो किसके पे ऊपर निर्भर करता है, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। परंतु जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ये बताया गया कि तत्वों के गुण परमाणु संख्या पे निर्भर करती है। तो इस बात का ध्यान रखें, एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी कई दोष थे, जैसे हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं था, यह दृष्टांत मुद्रा में था, मतलब कभी अधातु के तरफ कभी धातु के तरफ, तो ये इसका स्थान नियत नहीं था। तो इसको स्थानिक दोष, तत्वों का असंगत युग्म समस्थानिकों के लिए स्थान निश्चित नहीं था। मोसले का रिसर्च। तो मोसले ने आवर्त नियम को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर उनकी परमाणु संख्या आवर्त सारणी का आधार मान लिया गया। परमाणु मेंडलीव की आवर्त सारणी की अधिकांश त्रुटियां इसमें समाप्त हो गई। और आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या गुण थे? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया गया, आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और इस आवर्त सारणी का दीर्घ एवं बृहत रूप भी कहते हैं। विशेषता, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ, 18 खड़ा वाला स्तंभ है और जिन्हें हम समूह या वर्ग कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे हम आवर्त कहते हैं या पीरियड भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवृत्ति, तो पहला संयोजकता के बारे में अगर बात करें तो किसी तत्व के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोजकता निर्धारित होती है। परमाणु साइज, तो आवर्त में बाईं से दाईं जाने की ओर परमाणु का साइज घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ग समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। इसको समझने के लिए, चूँकि जैसे ही वो आगे की ओर जाएगा तो कक्षाओं की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, परंतु उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो परमाणु के कक्षाओं को क्या करेगा? सिकोड़ देगा। और इसी कारण से क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। परंतु जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो चूंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, 2 से 3, 3 से 4 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उसका साइज बढ़ता जाता है। आगे धात्विक एवं अधात्विक गुण, तो आप पीरियोडिक टेबल को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि सारणी में इसी प्रकार 3 विभाजित किया गया है: धातु, अर्धधातु, उपधातु और अधातु। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बाईं ओर सब धातुआं हैं और सबसे दाईं ओर अधातुओं को रखा गया है। आवर्त बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होती है? घटती है, क्योंकि बाईं ओर क्या है? धातुएं हैं और दाईं ओर क्या है? अधातुएं हैं। वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण बढ़ती है। याद रखें, ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, इनमें निम्नलिखित दोष है: हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है, चूँकि हाइड्रोजन धातुओं के तरफ रख देवल गया है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में होना चाहिए, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए, जबकि इसको उत्कृष्ट गैस के साथ रखा गया है, वर्ग 18 में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके क्या हुए? ये आपका रिविजन्स टॉपिक जो था वो समाप्त हुए। तो अगले पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे जो कि आपसे विगत वर्षों में पूछे गए हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।